हाँ जी, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11 है और स्पेक्ट्रम का चैप्टर नंबर 13 है। बच्चों को ये चैप्टर बहुत मुश्किल लगता है। वजह, इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। अगर तो फॉर्मूलाज आपने लर्न कर लिए फिर तो चैप्टर बहुत आसान है, और अगर फॉर्मूलाज लर्न नहीं किए फिर चैप्टर आपको मुश्किल लगेगा। ठीक, जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं, हर एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जितने भी फॉर्मूले उसमें यूज़ होने वाले हैं वो मैं एक साइड पे लिख के दूंगा आपको। और आपने भी जब घर पे प्रैक्टिस करनी है, अपनी कॉपी नोटबुक बनानी है, तो पहले एक्सरसाइज के स्टार्ट में यूज़ होने वाले सारे फॉर्मूले लिख लेने हैं, उसके बाद फिर एक्सरसाइज शुरू करनी है। ठीक, चलिए देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें क्या देखने को मिलेगा। ये एक पॉइंट है हमारे पास A और एक पॉइंट है हमारे पास B। इस A बिंदु x1, y1, z1, A बिंदु के पॉइंट x1, y1, z1 और B पॉइंट के पॉइंट्स हैं हमारे पास x2, y2 और z2। ठीक है जी, मैंने पहले सारे फॉर्मूला समझाने हैं आपको, फिर हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। ठीक, हम A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। पता लग गया जी किस तरफ जा रहे हैं हम? A से B पॉइंट की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक, अब इन पॉइंट्स में एक डायरेक्शन रेशो नाम की चीज आती है। इस चैप्टर में डायरेक्शन रेशो, अगर A से हम B जा रहे हैं तो A से B की डायरेक्शन रेशो क्या होंगी? जब डायरेक्शन रेशो जब भी निकालने के लिए कहा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, एक के साथ दूसरी चीज कोरिलेटेड होगी। जब भी कभी दो पॉइंट्स की डायरेक्शन रेशो निकालने के लिए कहा जाएगा तो डायरेक्शन रेशो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 होंगी। और इन डायरेक्शन रेशोज को रिप्रेजेंट किया जाएगा A, B और C के साथ। इनको बदलना नहीं है आपने, A, B, C के साथ ही डायरेक्शन रेशोज रिप्रेजेंट होंगी। ठीक, अगर मैं AB को वेक्टर में लिखता, AB को वेक्टर में, इस A से B को वेक्टर की फॉर्म में लिखता, तो जैसा कि आपने वेक्टर में पढ़ा था, जब आप वेक्टर AB पता करते हो तो क्या लिखते हो? पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। ठीक है, याद होगा, वेक्टर खत्म कर चुके हैं हम। तो AB अगर हम निकालते हैं तो वो हमारे पास हुआ x2 माइनस x1 I प्लस y2 माइनस y1 J प्लस z2 माइनस z1 K। जब आपने AB को वेक्टर की फॉर्म में लिखा तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, z2 माइनस z1। गुड मॉर्निंग सर, आइए बैठिए बैठिए बैठिए, चलिए ध्यान दीजिए। कोई बात नहीं, देखिए बोर्ड पे देखिए, ये जो आपने पोजीशन वेक्टर निकाले, ये x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 किया, यही आपके क्या थे? डायरेक्शन रेशो। इसको भूलना नहीं कि डायरेक्शन रेशो कैसे निकाले जाते हैं। इधर डन। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम AB का? मैग्नीट्यूड याद होगा, मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है? I के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर। I का कोफिशिएंट कौन है हमारे पास? x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 की होल स्क्वायर। इतना डन। अब इसको देखना जरा ध्यान से, क्या बनने वाला है? x2 माइनस x1 का मतलब क्या था, और y2 माइनस y1 का मतलब, और z2 माइनस z1 का मतलब। इट मीन्स इसकी जगह पर मैंने लिख दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c की स्क्वायर। इतना डन। अब ये क्यों निकाला हमने? क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन के बाद जो अगला टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो हमारे पास है डायरेक्शन रेशियो। सॉरी, डायरेक्शन रेशियो के बाद अगला टॉपिक हमारे पास है डायरेक्शन कोसाइन। जब भी पेपर में कभी डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए बोला जाएगा तो पहले आपको डायरेक्शन रेशियो निकालने पड़ेंगे। अगर पॉइंट्स दिए जाते हैं दो, इन दो पॉइंट से पहले आप डायरेक्शन रेशियो निकालोगे, और इस डायरेक्शन रेशियो और इस मैग्नीट्यूड की मदद से आप निकालोगे डायरेक्शन कोसाइन। अब डायरेक्शन कोसाइन को हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है L, M और N के साथ। ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये जो नोटेशंस हम यूज कर रहे हैं इनको चेंज नहीं करना।
जब डायरेक्शन रेशो की बात करोगे तो ए बी सी के साथ ही लिखे जाएंगे, और जब डायरेक्शन कोसाइन की बात करोगे तो एल एम एन के साथ ही लिखे जाएंगे। अपनी मर्जी से एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू मत मान लेना अभी यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हमें डायरेक्शन कोसाइन एल के निकालने हैं तो वो क्या होगा हमारे पास, ए यानी पहला डायरेक्शन कोसाइन, पहला डायरेक्शन रेशो ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। क्या मैग्नीट्यूड था ये, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर दूसरा डायरेक्शन रेशो बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और तीसरा डायरेक्शन रेशो था हमारे पास सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यानी जब कभी डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए बोला जाएगा तो ए बी की डायरेक्शन रेशोज दिख रहा है ना, ए बी की जो डायरेक्शन रेशोज हैं उन डायरेक्शन रेशोज को ए बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करवाना पड़ेगा। ए बी की डायरेक्शन रेशोज कौन सी है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। इनको डिवाइड करवाना पड़ेगा उसके मैग्नीट्यूड से। अब मैं बोल रहा हूँ इनको डिवाइड करवाना पड़ेगा, और ये लिखे तो है नहीं मैंने, देखो लिखे हैं x2 माइनस x1 का मतलब क्या है, y2 माइनस y1 का मतलब b, z2 माइनस z1 का मतलब c। तो ये जो x2 माइनस x1 था ये a ही तो था, ये लिखा हुआ हमने यहाँ पर। तो ये बनेंगे हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन। इसमें एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आता है, अगर सभी डायरेक्शन कोसाइंस का सम ऑफ स्क्वायर कर दिया जाए तो वो 1 के इक्वल होता है, ठीक। और कभी अगर आपको पॉइंट्स ना दिए जाएं और बोला जाए डायरेक्शन कोसाइन निकालिए, तो फिर डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा वो देखें। एल का मतलब होता है बच्चों हमारे पास कॉस अल्फा, एम का मतलब होता है कॉस बीटा, और एन का मतलब होता है कॉस गामा। एल मीन्स कॉस अल्फा, एम मीन्स कॉस बीटा, एन मीन्स कॉस गामा। अगर एल कॉस अल्फा है, एम कॉस बीटा है, एन कॉस गामा है, तो एल की स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा दैट इज इक्वल टू 1। तो डायरेक्शन कोसाइन के दो फॉर्मूलाज हमें पता लगे। अगर पॉइंट्स की फॉर्म में हो तो एल एम एन निकालेंगे हम, अगर अल्फा बीटा गामा दिया जाए तो फिर कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा हमने निकालना है। ये अल्फा बीटा गामा क्या है, ये हमारे पास एंगल्स हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के, ठीक है। इतनी चीज क्लियर होगी। अगर कभी दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो, ये तो मैंने एक लाइन बनाई थी सारी की सारी, अगर कभी दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो, ये हमारी एक लाइन और ये हमारी दूसरी लाइन, इस लाइन के डायरेक्शन रेशो, इस लाइन के डायरेक्शन रेशो मैंने कंसीडर कर लिए। इस लाइन के डायरेक्शन रेशो है A1, B1 और C1, क्योंकि अभी मैंने बोला था डायरेक्शन रेशो को किससे डिनोट करवाया जाता है, ABC। अगर तो एक लाइन है तो फिर ABC से रिप्रेजेंट करोगे, अगर मेरे पास दो लाइन है तो फिर किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, A1, B1, C1 और A2, B2 और C2 के साथ। ये डायरेक्शन रेशो फर्स्ट लाइन के और ये डायरेक्शन रेशो सेकेंड लाइन के। और अगर ये दोनों लाइनें आपस में क्या दिख रहा है, देखिए ध्यान से, परपेंडिकुलर है। अगर लाइन 1 और लाइन 2 क्या है, परपेंडिकुलर, यानी लाइन 1 अगर परपेंडिकुलर है लाइन 2 के, तो इनके डायरेक्शन रेशोज का प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। डायरेक्शन रेशो यानी मीन्स A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। ये किसके लिए, जब दो लाइंस के डायरेक्शन रेशो क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तो उनका प्रोडक्ट करो और सम करो, डायरेक्शन रेशोज का किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। अच्छा, परपेंडिकुलर की जगह पे पैरेलल भी हो सकती है दो लाइनें आपस में। ये मेरी पहली लाइन A और ये मेरी दूसरी लाइन B, और मैंने बोला दोनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल हैं। अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो इसके डायरेक्शन रेशो मैंने मान लिए A1, B1 और C1, इसके डायरेक्शन रेशो A2, B2 और C2। डायरेक्शन रेशो, ये भी डायरेक्शन रेशो, ये डायरेक्शन रेशो है A के और ये डायरेक्शन रेशो है B के। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, A पैरेलल है B के, तो फिर फॉर्मूला डायरेक्शन रेशोज A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2,
इज इक्वल टू C1/C2, इन सब का अनुपात बराबर आएगा। कब बराबर आएगा? यदि दोनों की दोनों लाइनें आपस में क्या होंगी? पैरेलल होंगी। देखो स्टार्ट किया था डायरेक्शन रेशियो से, खत्म भी कहां पे हो रहा है? डायरेक्शन रेशियो पे ही खत्म हो रहा है। मतलब डायरेक्शन रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्शन रेशियो आपको बने बनाए मिल जाए तो अच्छी बात, ना बने बनाए मिले तो फिर क्या होगा? फिर आपको 2 पॉइंट दिए जाएंगे, उन 2 पॉइंट से आप क्या निकालोगे? पहले डायरेक्शन रेशियो निकालोगे। अगर आपने डायरेक्शन रेशियो निकाल लिए तो फिर उन डायरेक्शन रेशियो से आप क्या निकालोगे? डायरेक्शन कोसाइन निकालोगे। तो इस तरह से आप डायरेक्शन कोसाइन निकालोगे। फिर कभी पूछ लिया जाए कि भाई 2 लाइनें हैं, ये दोनों लाइनें सिद्ध करो या फाइंड करो परपेंडिकुलर हैं आपस में, तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट विद सम किसके इक्वल आना चाहिए? 0 के। अगर बोल दिया कि भाई दोनों लाइनें पैरेलल हैं आपस में, तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का जो अनुपात है वो आपस में क्या आना चाहिए? इक्वल। तो इस फर्स्ट एक्सरसाइज में जो फॉर्मूलाज यूज होने वाले हैं वो हमने बोर्ड के ऊपर लिख दिए हुए हैं। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? इनको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। रोल डोर क्लोज करने लगे। आपकी बुक का पहला क्वेश्चन, कैन अ डायरेक्टेड लाइन हैव डायरेक्शन एंगल्स 45 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री? कहते क्या किसी लाइन के डायरेक्शन एंगल 45 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री हो सकते हैं? ये पूछा जा रहा है हमें। किसी लाइन के डायरेक्शन एंगल्स 45, 60 डिग्री हो सकते हैं। इट मींस बच्चों आपको अल्फा दे दिया उन्होंने 45 डिग्री, बीटा उन्होंने दे दिया 45 डिग्री और गामा दे दिया गया है 60 डिग्री। हमें फॉर्मूला याद है, अभी हमने डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला लिखा था। बस फॉर्मूलों का खेल है सारा का सारा। अगर फॉर्मूले आते हैं तो क्वेश्चन फटाफट निकलते जाएंगे, और फॉर्मूले टफ भी नहीं है इतने, और क्वेश्चन भी छोटे छोटे ही हैं सारे। हमने फॉर्मूला पढ़ा था cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अगर डायरेक्शन कोसाइन है तो इनका cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा cos स्क्वायर प्लस गामा किसके इक्वल होना चाहिए? 1 के। अब उन्होंने बोला है कि भाई क्या ये पॉइंट्स डायरेक्शन एंगल हैं इस लाइन के? तो अगर डायरेक्शन एंगल हुए तो यहाँ पे भर के कैलकुलेशन करके आंसर क्या आना चाहिए? अगर आ गया तो यस, नहीं आया तो नो। ठीक है, तो बच्चों cos स्क्वायर अल्फा की जगह पे कितना भरा हमने? 45। ठीक है, cos स्क्वायर 45 डिग्री, cos स्क्वायर अगेन 45 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री। इनकी वैल्यूज चेक कर लीजिए क्या होती हैं। 1/√2 स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2। 1/√2 स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2। इतना डन। और cos 60 डिग्री देखिए कितना होता है। cos 60 डिग्री बेटा 1/√2 ही होता है मेरे ख्याल से। 1/2 होता है, चेक कर लेना जरा एक बार। ठीक है बेटा, पूछा उन्होंने ये है कि क्या ये जो एंगल्स दिए गए हैं एक डायरेक्टेड लाइन के एंगल्स हैं? अगर डायरेक्टेड लाइन के एंगल्स हैं तो cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा का आंसर क्या आना चाहिए था? 1 आना चाहिए था। हमने अल्फा बीटा गामा भर दिया। अल्फा 45, बीटा 45, गामा 60 डिग्री। इसकी वैल्यू 1/√2 स्क्वायर खोलेंगे तो 1/2, 1/√2 स्क्वायर खोलेंगे तो 1/2, इसकी वैल्यू 1/2 स्क्वायर करोगे तो 1/4। बेस हो गया सेम, 1 + 1 2, 2 से 2 कैंसिल किया तो कितना आ गया? 1 और 1/4 एज इट इज। 4 1 का 4, 4 + 1 5/4। दैट इज नॉट इक्वल टू 1। ये 1 के इक्वल नहीं आ रहा, तो जवाब क्या आया इसका हमारे पास? नो। ठीक है, ये लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस नहीं है। ठीक, डायरेक्शन एंगल्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लाइन मेक्स एंगल ऑफ 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री विद द डायरेक्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहते हैं जी एक लाइन जो है वो एंगल बना रही है। कौन कौन से एंगल बन रहे हैं? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। 3 एंगल ये बन रहे हैं विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्सिस के साथ एंगल बन रहे हैं। ठीक है, अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है तो बच्चों cos अल्फा ये आपका अल्फा होगा, ये आपका बीटा होगा, ये आपका गामा। अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है तो अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बन रहा है तो बीटा, जेड एक्सिस के साथ बन रहा है तो गामा। ठीक है, ये आपके एंगल्स हैं। तो इट मींस हमें फॉर्मूला पता है कि भी L हमारे पास होता है cos अल्फा, M हमारे पास होता है cos बीटा और N हमारे पास होता है cos गामा। क्योंकि हमें उन्होंने बोला है लाइन अगर एंगल बना रही है एक्सिस के साथ, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। क्या पता करने हैं? डायरेक्शन कोसाइन पता करने हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं? LMN हमें ये दिया और हमें L, N, N
क्वेश्चन मार्क, ये हमें पता करना था। तो हमें फॉर्मूला पता है, एल कॉस अल्फा होता है, एम कॉस बीटा होता है और एन कॉस क्या होता है, गामा। तो डायरेक्शन कोसाइन पता करने, एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, अल्फा कितने डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू, एल की वैल्यू आ गई 0, पहला डायरेक्शन कोसाइन मिल गया। एम इज इक्वल टू कॉस बीटा यानी कॉस 60 की वैल्यू 1/2, दूसरा डायरेक्शन कोसाइन मिल गया। एन कॉस गामा कॉस 30, ये हमारे पास हो गया √3/2। इसका मतलब हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन आ गए 0, 1/2 और √3/2 आर द डायरेक्शन कोसाइन। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि लाइन के डायरेक्शन एंगल हैं कि नहीं है। दूसरे क्वेश्चन में आपको एंगल दे दिए और पूछ रहे हैं डायरेक्शन कोसाइन बताओ, तो एंगल दिए, एंगल भर के डायरेक्शन कोसाइन निकाल लो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट दिया है, ए लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ π/4 विद ईच ऑफ y एक्सिस एंड z एक्सिस, फाइंड एंगल मेड बाय x एक्सिस। कहते एक लाइन y एक्सिस के साथ में और z एक्सिस के साथ में एंगल बना रही है, कितने का एंगल बना रहे हैं, π/4 का। और हमें कहते हैं जी x एक्सिस का एंगल पता करिए, x एक्सिस का एंगल फाइंड करिए, कितने डिग्री का एंगल बनेगा x एक्सिस के साथ में। यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम सारा। अगर लाइन y एक्सिस के साथ और z एक्सिस के साथ π/4 का एंगल बना रही है, π/4 समझते हो कितने डिग्री, 45 डिग्री। तो हमें कौन सा एंगल पता करना है, x एक्सिस का। x एक्सिस मींस हमें अल्फा पता करना है, बीटा और गामा हमें दे दिया। y एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनता है, बीटा, z एक्सिस के साथ गामा, x एक्सिस के साथ कौन सा बनता है, अल्फा। ठीक, तो हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अल्फा हमें पता करना है, यानी x एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल हमें पता करना है। cos स्क्वायर अल्फा एज इट इज रहने दो, प्लस का प्लस cos स्क्वायर बीटा, बीटा कितना भी, y एक्सिस और z एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बन रहा है, 45 डिग्री। इट मींस दैट इज cos स्क्वायर π/4 और z एक्सिस के साथ cos स्क्वायर π/4 इज इक्वल टू 1। उन्होंने बोला y एक्सिस और z एक्सिस के साथ सेम एंगल है, जो अल्फा होता है वो x एक्सिस पे बनता है, जो बीटा होता है वो y का और जो गामा होता है वो z का। गॉड ब्लेस यू बेटा। तो cos π/4 की वैल्यू कितनी, cos स्क्वायर अल्फा, cos π/4 की वैल्यू 1/√2, स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया 1/2, यहां पर भी कितना आ गया 1/2 इज इक्वल टू 1। cos स्क्वायर अल्फा बेस दोनों का सेम, तो ये हमारे पास हो गया 1 + 1 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1। cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 - 1 0, बिल्कुल 0। cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0, इतना डन। स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, cos अल्फा इज इक्वल टू 0। देखो एंगल पूछा जा रहा था, हमें अल्फा की वैल्यू बतानी है। cos 0 कब होता है, 90 डिग्री। इट मींस cos अल्फा इज इक्वल टू cos 90 मींस π/2, cos से cos कैंसिल, अल्फा इज इक्वल टू π/2। तो x एक्सिस पे जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री बन रहा है, π/2 90 डिग्री। जब y एक्सिस और z एक्सिस पे π/4 यानी 45 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक, ये आपके पहले 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, तीनों में एक ही फॉर्मूला यूज हुआ बार बार, डायरेक्शन कोसाइन का ये वाला देखिए आप लोगों ने। ठीक, नोट करिए फिर आगे चलते हैं। z एक्सिस कहते हैं x y और z एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस पता करिए, बोर्ड पे ध्यान देना। x एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, y एक्सिस के क्या होते हैं और z एक्सिस पे के डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं। कोसाइन एंगल तो पूछे नहीं, क्या पूछे, डायरेक्शन कोसाइंस, यानी l m और n पूछा गया हमें। ठीक है, देखिए जी ये हमारी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। जब हमें पूछ रहे हैं कि भी डायरेक्शन कोसाइन बताइए x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के क्या होंगे, तो इधर ध्यान देना जरा। जब कोई लाइन पैरेलल टू x एक्सिस चलती है, जब कोई लाइन पैरेलल टू x एक्सिस चलेगी, पैरेलल में आप पढ़ते हो थीटा कितने डिग्री होता है 0, और परपेंडिकुलर में आप पढ़ते हो थीटा कितने डिग्री होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, और अगर मैं cos 0 की बात करता हूं तो cos 0 क्या होता है 1, और जब मैं cos 90 की बात करता हूं तो cos 90 क्या होगा 0। जब x एक्सिस की बात कर रहे हो आप भाई, x एक्सिस पे डायरेक्शन
कोसाइन क्या होंगे, ध्यान देना, एक्स एक्सिस पे डायरेक्शन कोसाइन, यानी एक आपका कॉस अल्फा है, एक आपका कॉस बीटा है, एक आपका कॉस गामा है, एक समझ लो बाकी तीन पता लग जाएंगे, ठीक है। बताने को तो मैं सिंपल तरीके से भी बता सकता हूं, पर लॉजिकली जो चीज है वो देखिए। अल्फा एंगल कब बनेगा, जब एक्स एक्सिस का एंगल एक्स एक्सिस के साथ में बनेगा, एक्स एक्सिस का एंगल एक्स एक्सिस के साथ में बनेगा, तो वो तो कौन सा कंसेप्ट हो गया, पैरेलल का। और पैरेलल के केस में थीटा कितने डिग्री होता है, 0, तो कॉस 0 कितना हुआ, यानी एक्स एक्सिस पे डायरेक्शन कोसाइन जो होगा 1 होगा। अब उसके बाद जब आप बात करते हो भाई बीटा, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में कितने डिग्री का एंगल, 90, और अगर 90 डिग्री बोल रहे हो तो cos 90 क्या हुआ, 0, तो ये आपके पास हो गया 0। ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक। मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस परपेंडिकुलर थी, तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन हुआ, जेड एक्सिस भी एक्स एक्सिस के क्या हुई, परपेंडिकुलर, तो जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में कितने डिग्री का एंगल, 90, तो cos 90 भरोगे तो वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन हुए 1 0 0, ठीक। ऐसे ही मैं अगर वाई एक्सिस की बात करता, वाई एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन, अब आपको पता लग गया होगा 0 1 0, क्योंकि वाई एक्सिस में पहले एक्स और वाई के बीच में एंगल 90, cos 90 0, फिर वाई एक्सिस में वाई का वाई के साथ एंगल कितना, 0 डिग्री, cos 0 कितना हो गया, 1। उसके बाद जेड एक्सिस वाई और जेड के बीच में जो एंगल है 90 डिग्री, तो फिर कितना हो गया, cos 90 0। इसी तरह से जेड एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन, जेड एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन 0 0 और 1। देखो छोटी क्लास में पढ़ के आए हो आप, जब आप एक्स एक्सिस की बात कर रहे हो, ये आपकी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक्स के पॉइंट मिलेंगे, वाई और जेड के क्या हो जाएंगे, तो एक्स एक्सिस पे एक्स का ही पॉइंट मिलेगा, वाई जेड तो 0 हो जाएगा। और जब वाई एक्सिस की बात करते हो तो उस पर सिर्फ वाई के पॉइंट होंगे, वाई के, एक्स और जेड 0। और जब आप जेड एक्सिस की बात करते हो तो जेड एक्सिस में जेड के पॉइंट होंगे और एक्स और वाई 0। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, क्वेश्चन 4 का ए पार्ट। बी पार्ट देखिए पेपर में आया, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल विद एक्सिस, हाउ मेनी सच लाइंस आर देयर। कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन पास करिए, बताइए डायरेक्शन कोसाइन विच मेक्स इक्वल एंगल विद एक्सिस, जो एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहे हैं और डायरेक्शन कोसाइन पता करने हैं, मतलब एल एम और एन हमें पता करना है। इस बार इस क्वेश्चन 4 को ध्यान से समझना। गिवन क्या है आपको, गिवन उन्होंने ये कर दिया है कि भाई मेक्स इक्वल एंगल विद एक्सिस, यानी जो अल्फा है, बीटा है और गामा है, ये सब क्या है, इक्वल एंगल है, इक्वल एंगल विद एक्सिस, और हमें बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन पता करो। हमें पता है फॉर्मूला कि भाई एल हमारा होता है क्या, डायरेक्टली लिख दो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, किसके इक्वल 1। यहाँ पे मेंशन करना चाहते हो तो बता दो, एल क्या था, कॉस अल्फा, एम क्या है, कॉस बीटा, एन क्या है, कॉस गामा। इधर डन, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब ये तीनों एंगल क्या है, पढ़ो, अल्फा बीटा गामा सब आपस में क्या है, इक्वल। अगर सब आपस में इक्वल है तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, तो 1 2 3 कितना बना ये हमारे पास बन गया 3 cos square alpha is equal to 1. It means cos square alpha is equal to 1 by 3. It means cos alpha is equal to 1 by root 3. क्या लगा देंगे, प्लस माइनस लगा देंगे, स्केयर जाके स्केयर रूट शिफ्ट हो रहा है, प्लस माइनस। अगर cos alpha की वैल्यू प्लस माइनस 1 by root 3 है तो cos बीटा की वैल्यू बताओ क्या होगी, तीनों इक्वल है। इट मीन्स cos बीटा की वैल्यू भी प्लस माइनस 1 by root 3 और cos गामा की वैल्यू भी प्लस माइनस 1 by root 3। हमें उन्होंने अल्फा बीटा गामा थोड़ी निकालने को बोला है, उन्होंने तो बोला डायरेक्शन कोसाइन बताओ क्या है, एल एम एन की फॉर्म में। cos अल्फा क्या होता है, एल, cos बीटा एम, cos गामा तो निकल गए, ये क्या आपका एल, ये एम और ये एन, आंसर आ गया। डायरेक्शन कोसाइंस निकल गए हमारे, प्लस माइनस 1 by root 3 प्लस माइनस 1 by root 3 प्लस माइनस 1 by root 3। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए अभी जरा ध्यान से। अब उन्होंने आपको दिया है डायरेक्शन रेशोज, डी रेशो, डायरेक्शन रेशो दे दिए गए हैं लाइन के।
डायरेक्शन रेशो हमारे पास है बच्चों 1, -3, 2 और हमें बोला जा रहा है फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशो दिए, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है डायरेक्शन कोसाइन। फॉर्मूला याद है, थोड़ी देर पहले बोर्ड पे लिखा था हमने। डायरेक्शन रेशियोज को किससे रिप्रेजेंट करवाया जाता है, ए, बी और सी से, और डायरेक्शन कोसाइन को किससे रिप्रेजेंट करवाया जाता है, एल, एम और एन से। यही था। और फॉर्मूला आपको हमने लिखवाया था कि जब डायरेक्शन कोसाइन पता करने होते हैं, एल पता करने का फॉर्मूला था a/√a² प्लस b² प्लस c², और एम पता करने का फॉर्मूला b/√a² प्लस b² प्लस c², और एन पता करने का फॉर्मूला c/√a² प्लस b² प्लस c²। मतलब अगर आपके पास डायरेक्शन रेशो होंगे तो ही आप डायरेक्शन कोसाइन पता कर पाओगे। बढ़िया बात यह है कि डायरेक्शन रेशो दिए उन्होंने। अगर मान लो डायरेक्शन रेशो ना दिए होते, फिर पहले डायरेक्शन रेशो निकालने पड़ते हमें, ठीक है। वो भी बताया था कैसे निकालने हैं, 2 पॉइंट्स को माइनस करके पोजीशन वेक्टर निकाल कर, ठीक करेंगे, वो भी क्वेश्चन आएगा। अभी फिलहाल पहले इसकी बात कर लें। तो बच्चों ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऊपर तो ए आएगा, ए कितना 1 अपॉन, नीचे क्या आएगा a² प्लस b² प्लस c², ठीक है। यहाँ पे रफ में थोड़ी सी वैल्यू निकाल लो, a² b² c², 1 की स्क्वायर 1, 3 की स्क्वायर 9 और 2 की स्क्वायर 4। हाँ जी, 9 और 1 10, 10 4 14 14। तो ये आपके पास हो गया √14, 1/√14। b कितना है -3/√14। c कितना है, c हमारे पास 2/√14। मतलब ये तो हमें सिर्फ एक बार ही निकालना है। जब एक बार निकाल लिया तो यहाँ पे बस भरना ही है, √14। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या बने, डायरेक्शन कोसाइन हमारे बन गए 1/√14, -3/√14, 2/√14। उम्मीद करते हैं कि आपको डायरेक्शन कोसाइन समझ में आ गए होंगे कैसे निकालें, ठीक है जी। इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन 6। तब चलिए बोर्ड पे देखिए। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द टू पॉइंट्स। लाइन जो है 2 पॉइंट्स में से पास कर रही है। ए पॉइंट दे दिया -2, 6 का बी पार्ट कर रहे हैं हम, -2, -4, -5, और बी हमें दे दिया 1, 2, 3। फाइंड करना है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया। पहले क्या निकालने पड़ेंगे, डायरेक्शन रेशो। तो चलिए डायरेक्शन रेशो निकालते हैं। डायरेक्शन रेशो यानी ए, कैसे निकलेगा डायरेक्शन रेशो, x2 - x1, ये आपका x1 है, ये y1 है और ये z1, x2 y2 और z2। x2 - x1 1 + 2, ए निकल गया। बी के लिए क्या होगा, y2 - y1 2 - 4, और c के लिए क्या होगा 3 + 5। तो ये हमारे पास हो गया 3, ये हो गया -2, ये हो गया 8, यानी डायरेक्शन रेशो निकल गए 3, -2, 8। इतना डन। अब इसका मॉडुलस निकाल लो, यानी L = अब फॉर्मूला लिखूं कि सीधे कर दूं, ये A है, ये B है, ये C है। L = A/√a² प्लस b² प्लस c²। 3 3 का 9, 2 2 का 4, 8 8 का 64। तो ये बन गया 3 रूट, हाँ जी 64 + 4 64 + 4 68, 68 + 9 77। चेक कर लेना भी जरा, 77। m की वैल्यू, m हमारे पास कितना -2/√77। n की वैल्यू 8/√77। तो लीजिए क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। डायरेक्शन कोसाइन हमारे निकल गए 3/√77 -2/√77 और 8/√77। देखिए जी चैप्टर मुश्किल नहीं है, अगर फॉर्मूले आते हैं तो क्वेश्चन तो आराम से हो जाएंगे, अगर फॉर्मूले नहीं आते फिर प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है।
बस सर फॉर्मूले याद हो गए तो 2-4 ही और करने हैं मैंने, बाकी तो आप लोगों ने कर लेने। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 में कहते हैं शो दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्या सिद्ध करना है हमें? पॉइंट्स कोलिनियर हैं। ठीक है, अब ये आप कोलिनियर बोलें चाहे पैरेलल बोलें एक ही बात है। शो दैट कौन कौन से पॉइंट्स हैं हमारे पास? पहला पॉइंट हमें दे दिया -1, -2, -3। दूसरा पॉइंट बी हमारे पास है 4, 5, 1 और सी हमारे पास है 3, 8, -11। क्या प्रूव करना है? आर कोलिनियर। ठीक है जी, अब कोलिनियर कैसे निकालेंगे? अगर ये पॉइंट्स आपस में कोलिनियर हैं यानी ये पैरेलल होंगे। ठीक, तो एक पॉइंट को फिक्स कर लो, पहले ए बी के पोजीशन वेक्टर निकाल लो। ए बी के पोजीशन वेक्टर, हाँ जी, ए बी के पोजीशन वेक्टर क्या निकल गए? B - A, यानी आप ऐसे बोल सकते हो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, यहीं पे निकालते हैं ऐसे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। ए बी के डायरेक्शन रेशियो क्या हुए? 4 - 1, ये पहले माइनस है तो 4 - 1 तो +1 बन गया, 5 - 2 और 1 - 3 तो +3 बन गया। तो ये आपके पास बन गए 4 और 1 कितना? 5, 5 - 2 3 और 3 और 1 4। बच्चों ये जो है ये है A1, B1 और C1। ठीक है, A1, B1, C1। अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, ये पहली लाइन और ये दूसरी लाइन, इसके डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास A1, B1 और C1, इसके A2, B2 और C2। अगर ये पैरेलल हैं तो इनकी रेशियो क्या आएगी? इक्वल। ये भी एक फॉर्मूले में बताया था आपको। और अगर परपेंडिकुलर हुए तो प्रोडक्ट करिए, प्लस करिए, प्रोडक्ट करिए, प्लस करिए, किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल। ठीक, तो ये फॉर्मूला लिखा हमने। A1, B1, C1 तो मिल गया ए बी का। अब डायरेक्शन रेशियो किसके? डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए से बी और ए से ही सी। ए से बी, ए से सी, एक पॉइंट फिक्स रखना है, जिस पॉइंट से निकाल रहे हो उसी को फिक्स रखना है। तो ए सी के डायरेक्शन रेशियो क्या हुए? ये ए, ये सी। सी में से किसको माइनस करोगे? ए को। 3 + 1, ये हो गया 3 + 1, 8 - 2, -11 +3। तो ये आपके पास बन गया 4, 8 - 2 6, -11 +3 -8। तो ये आपके पास हो गया A2, B2 और C2। अगर ये दोनों कोलिनियर हैं या पैरेलल हैं या लाई ऑन अ सेम लाइन है तो इनकी डायरेक्शन रेशियोज आपस में क्या आनी चाहिए? इक्वल। अगर डायरेक्शन रेशियो इक्वल आई तो पैरेलल है, नहीं आई तो फिर नहीं है। ठीक, उन्होंने शो दैट बोला था, सर होना तो चाहिए। एक बार पॉइंट चेक कर लो जरा, पॉइंट सही लिखे हमने? पॉइंट देखिए भाई, यहाँ पे 9 आना था और यहाँ पर क्या आना था? 5। 9 और 5 आना था यहाँ पर। तो 9 - 1 माइनस माइनस कैंसिल, 9 + 1 10, 8 - 2, 8 - 2 6 और 5 - 3 माइनस प्लस बन जाएगा, 5 + 3 8। तो लाइन ए बी के डायरेक्शन रेशियोज भी मिल गए, ए सी के भी मिल गए। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 5/10 = 3/6 = 4/8। देखो कैंसिल आउट हो रहे हैं, 1/2, 1/2 और 1/2। तो सब इक्वल आ गए, 1/2 = 1/2 = 1/2। फॉर्मूला सेटिस्फाई हो गया, यानी सबकी रेशियो इक्वल है। तो पॉइंट्स क्या हो गई? ये कोलिनियर। ठीक है, तो हेंस प्रूव्ड पॉइंट्स आर कोलिनियर। Hence proved points A, B and C are collinear। नोट करिए, आगे चलते हैं। बोर्ड पे ध्यान दें, एक नेक्स्ट फॉर्मूला प्रोजेक्शन ऑफ सेगमेंट। हमारे पास ये एक पॉइंट है P और Q, x1, y1, z1 इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट और x2, y2 और z2 इस Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। और ये हमारे पास एक लाइन है, लाइन है हमारे पास AB। ठीक, या तो हमें इस AB के डायरेक्शन कोसाइन दिए जाएं या हमें निकालने पड़ेंगे। ठीक, तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ AB के डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे? L, M और N। डायरेक्शन कोसाइन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? L, M, N के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। हमें पूछा ये जा रहा है कि इस PQ की
प्रोजेक्शन इस सेगमेंट पे कहां पे पड़ेगी, तो हमने बोला जी इस P की प्रोजेक्शन यहां पर जिसको P डैश से लिखा जाए और इस Q की प्रोजेक्शन यहां पर जिसको Q डैश से लिखा जाए। ठीक, इस PQ की प्रोजेक्शन पढ़नी है इस AB लाइन के ऊपर P डैश Q डैश पॉइंट पे, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, P डैश Q डैश, यानी प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं हम, प्रोजेक्शन ऑफ सेगमेंट PQ की, वो प्रोजेक्शन कहां पे बन रही है, P डैश Q डैश पे, तो P डैश Q डैश क्या हुई, प्रोजेक्शन किसकी, PQ की। तो फॉर्मूला देखिए, P और Q ये हमारे पास हुआ x2 माइनस x1 इनटू डायरेक्शन कोसाइन ऑफ AB, जिस लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन पड़ रही है उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन को, उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन को जिस लाइन से पड़ रही है उसके डायरेक्शन रेशो के साथ मल्टीप्लाई करिए, यानी A इंटू एल प्लस B इंटू एम प्लस C इंटू एन, इतना क्लियर। अब यहां पर ध्यान दें, अगर हम A की बात करते हैं तो A क्या होगा, x2 माइनस x1 डायरेक्शन रेशियो है, B क्या होगा y2 माइनस y1, C क्या होगा z2 माइनस z1। इसके साथ का क्वेश्चन आपको मिलेगा आपकी बुक में, क्वेश्चन नंबर 8। पहले फॉर्मूला पूरा कर दे। तो बच्चों x2 माइनस x1 इंटू एल प्लस y2 माइनस y1 इंटू एम प्लस z2 माइनस z1 इंटू एन, तो ये हमारे पास प्रोजेक्शन का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे आप x2 माइनस x1 लिखना चाहते हो तो ये लिख लो, नहीं तो x2 माइनस x1 की जगह पे क्या लिख सकते हो, A B और C, यानी P डैश Q डैश की प्रोजेक्शन का फॉर्मूला ये रहा, ये या ये दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। देखो अगर तो डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन दोनों दे दिए फिर तो ये यूज करो, और अगर आपको पॉइंट्स और डायरेक्शन कोसाइन दिए, पॉइंट्स और डायरेक्शन कोसाइन, तो फिर ये फॉर्मूला यूज करो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 पढ़ लीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ दे जरा। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ब्रैकेट में 1, हाँ जी, अब पॉइंट आपने बोले तो पॉइंट हमारे हुए 1, 2, 3 एंड 4, 3, 1। ये पॉइंट दे दिए हमें, P और Q पॉइंट दे दिए। आगे बेटा, ऑन द लाइन विद डायरेक्शन रेशियो, इस लाइन पे प्रोजेक्शन पता करनी है, ऑन द लाइन विद डायरेक्शन रेशो 3 माइनस 2। तो देखिए क्या दिया, पॉइंट दिए, पॉइंट के साथ में क्या दे दिया, डायरेक्शन कोसाइन दे दिए। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक, तो यहां पर वैल्यू भरते सारी की सारी। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, P डैश Q डैश, फॉर्मूला तो लिखा हुआ है x2 माइनस x1, x2 कितना हमारे पास 4, x1 कितना हमारे पास 1, तो ये हो गया 4 माइनस 1, मल्टीप्लाई किससे करोगे, L से, L कितना आपके पास 3, प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 2, तो ये हो गया 3 माइनस 2, मल्टीप्लाई किससे करोगे, मल्टीप्लाई करोगे माइनस 6 से, z2 माइनस z1 1 माइनस 3, मल्टीप्लाई किससे करोगे, n से, n कितना -2। इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आ गया P डैश Q डैश इज इक्वल टू 4 माइनस 1 3, 3 का 9, 3 माइनस 2 1 को -6 से किया तो -6, 1 माइनस 3 -2 को -2 से किया तो +4। ठीक है, तो ये बन गया 6 में से 9 गया तो 3 और +4 कितना आ गया 7 यूनिट्स, साथ में यूनिट्स लिख देने भी। ठीक, डन, नोट करिए फिर आगे चलें।